किसानों के लिए बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि उनको सपोर्ट किया जाए, तो कुछ योजनाओं के बारे में बताएं। कुंवर सिंह जिस समय युद्ध लड़ रहे थे उस समय 4 जिलों को मिला के डिवीजन बनाया गया था। तो क्या आपके सुझाव होंगे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके? शांत सर, बैठ जाइए। थैंक यू सर। निशांत, यस आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है जी सर। तो आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। जी सर। गुड, चलिए अच्छा है। जब आप मान लीजिए कि सेवा में आ जाते हैं जी सर। तो अपने जो नॉलेज है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, जी सर। तो उस बैकग्राउंड से आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे बिहार में? कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी बदलाव आ सकती है मेरे फील्ड का नॉलेज यूज़ करके। जैसे इम्बैंकमेंट्स हो गए, इरिगेशन सिस्टम में कैसे काम आता है, कितनी वाटर लॉसेस होते हैं, कैनाल सिस्टम की इफ़िशियंसी कैसे बढ़ानी होती है, इरिगेशन में काम आएगा। ब्रीज मॉनिटरिंग भले ही सर किसी और डिपार्टमेंट का हो, लेकिन वहाँ पे भी देख रेख या उसमें अपना नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी ब्रीज कोलैप्स भी हो रहे हैं अभी बिहार में। ये सर सॉयल फर्टिलिटी के बारे में सिविल इंजीनियरिंग से काफ़ी रिलेटेड है। सॉयल मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में, वो उससे हम लोग सॉयल हेल्थ को जान के किसानों की मदद कर सकते हैं। तो कितना बिहार में एक कैनाल प्रोजेक्ट है, गंडक प्रोजेक्ट। जी सर। आप उसके बारे में सुना भी होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर के। जी सर। अच्छा, तो लेकिन वो मतलब वो सक्सेस नहीं रहा, उसका कारण क्या है? कारण स्पेसिफिकली नहीं पता उसका पहले तो ये बताएं कि वो कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरुआत हुआ उसका, कैनाल का कहाँ से निकाला गया है उसको, इस पॉइंट से। आप ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट हैं। और उस दो फेज में हुआ वो, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में थोड़ा तो काम कर भी रहा है, सेकंड फेज बिल्कुल फेलियर हो गया। उसके रीज़न क्या है उसका? सॉरी सर, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है सर। पढ़ा नहीं तो आप तो कैनाल चेंज करने जा रहे हो। कैनाल एक ही तो कैनाल है, बढ़िया। अच्छा, और कोई कैनाल है और किसी नदी पे? सोन नदी पे है। सोन नदी पे, वो कहाँ है? सर सोन नदी रोहतास से होते हुए जा और जाके दानापुर के आसपास मिलती है गंगा रिवर में। दानापुर पर जाके मिलती। अच्छा, ये फ्लड का तो हर साल का ही प्रॉब्लम है बिहार में। जी सर। एवरी ईयर आ रहा है। इस साल के बजट में कुछ प्रोविजन किया गया है फ्लड कंट्रोल के लिए? यूनियन बजट जो आया है केंद्रीय सरकार का, उसमें कुछ है? सर सॉरी सर, मैंने अभी पढ़ा नहीं है इस चीज़ पढ़ा के नहीं बारे में। है। अच्छा, आप अपने हिसाब से बताइए कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि जान और माल की जो क्षति होती है हर साल, उसको रोका जा सके। सर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट या एम्बैंकमेंट डेवलपमेंट, उसके बाद से हमारे पार्ट पे सर मिटिगेशन के लिए, इसके लिए एक और उपाय हो सकता है सर, रैपिड अर्बनाइजेशन या रैपिड इलीगल सेटलमेंट्स जो होते हैं उनको चेक करना। इससे एम्बैंकमेंट एरियाज़ पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, वो डिस्टर्ब होता है नेचुरल कोर्स, उसकी वजह से ऐसे रिवर कंट्रोल किया जा सकता है। डीसिल्टिंग का प्रोसेस हम कर सकते हैं सर, इससे फ्लड और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, इससे रिड्यूस कर सकते हैं हम। ये सर एक और भी, जैसे कोसी और मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से कोसी की पानी को मेची में डाइवर्ट किया जा सकता है, तो कोसी पे लोड कम किया जा सकता है सर। बिहार की मुख्य उपज क्या है? सॉरी सर, उपज जो होता है वहाँ पे, मुख्य उपज क्या है वहाँ? क्या क्या मतलब क्रॉप्स क्या क्या है? हाँ सर क्रॉप्स राइस, वीट और किशनगंज एरियाज में टी भी मिलता है। फिर शुगर केन भी उगाया जाता है सर वेस्ट चंपारण रीजन में। उसके बाद से राबी क्रॉप्स में सर दलहन, पल्सेस वगैरह, और सर मेज़ भी उगाया जाता है, तो ये सारी फसलें उगाई जाती है। अच्छा, इन फसलों के अलावा और क्या क्या ऐसी फसलें हैं
में कम जमीन होते हुए भी किसान को ज़्यादा फायदा हो सकता कैश क्रॉप्स हो तो हो है? क्या क्या होंगे कैश सर। क्रॉप कहाँ कहाँ हो सकता है? सर एक तो हम किशनगंज वाले एरिया में तराई बेल्ट में जूट का कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर कॉटन के लिए भी हम इनिशिएटिव ले सकते हैं सर, लेकिन क्लाइमेटिक रीज़न थोड़ा अनसपोर्टिव है इस चीज़ के लिए। हॉर्टिकल्चर में हम कर सकते हैं सर चीज़ों के लिए। मखाना को और एक्सपेंड कर सकते हैं। और साउथ बिहार में क्या कर सकते हैं? साउथ बिहार में मेनली मेज़ काफ़ी ज़्यादा, उसका हम नेट कल्टिवेबल एरिया हम बढ़ा सकते हैं मेज़ के लिए। पल्स ग्राम्स राबी क्रॉप्स भी यूज़ हो सकती हैं। ये किसानों के लिए बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जी सर। जिससे कि उनको सपोर्ट किया जाए, तो कुछ योजनाओं के बारे में बताइए। सर अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि लाया गया, जिसके अंतर्गत किसानों को अब 9,000 सालाना मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। हॉर्टिकल्चर प्रमोशन के लिए मीधा स्कीम का किया गया है। मखाना का जीआई टैग मिला है, जिससे किसानों को सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद सर टी एन मखाना स्कीम, कंबाइंड टी के लिए भी ये स्कीम चल रही है अभी सर। 7 निश्चित 2 में भी किसानों के लिए था, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उनको सपोर्ट करना, जिससे फर्टिलाइजर पे लोड उनका कम है। सॉरी सर, 7 निश्चित नैनो यूरिया क्या है? सर नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हम हाउ इट इज डिफरेंट, जो नॉर्मल यूरिया उसमें क्या डिफरेंस? साइज क्या होता है सर? हम नैनो पार्टिकल्स जो सब एटॉमिक लेवल पे उसका साइज बहुत छोटा करते हैं, ताकि वाटर इफिशिएंसी, जो वाटर यूज इफिशिएंसी होती है, वो बढ़ जाती है सर। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट। अच्छा ठीक है, एक और सवाल बताएं। आपके इलाके में जी सर। फ्लड आ गया है, जी सर। ठीक है, एंड आपको फ्लड रिलीफ कैंप का इंचार्ज बना दिया, जी तो सर। आप क्या क्या कार्रवाई करें? सबसे पहले सर, इस बार भी जो जवैनिया में कटाव हुआ था वो हमारे ही क्षेत्र में आता है सर। ना तो आप तो अगर आपके इलाके में जी आप सर। अफेक्टेड थे, जी अभी सर। आपको एक जिम्मेदार अफसर, आप अधिकारी को लगा दिया गया है ना, और आपको रिलीफ देना है। क्या क्या कैसे रिलीफ देंगे आप, उसका क्या क्या चीज़ का बंदोबस्त करें? सर एक एटलस तैयार करेंगे कि कौन किसके किसकी फसलें कितनी इफ़ेक्ट हुई हैं, इनका घर ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, एक कॉस्ट एस्टिमेशन के बेसिस पे। फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड करना। अगर उनका सबसे पहले क्या करेंगे आप? सर अगर थ्रेट ऐसा है कि सेटलमेंट अगर डूब नहीं रहा है, तो सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी और फ्लड को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। और फिर सर उसके बाद से अगर काफ़ी मैंने बोला रिलीफ कैंप के इंचार्ज हैं आप। सॉरी सर। कैंप अगर लग गया है जी सर। तो जिसका शेल्टर डूब गया उनको लेके आए हैं कैंप में आप, जी अब सर। उनको क्या क्या सुविधा देंगे, ये सीधी सी बात है। राशन सबसे पहले, फूड, और शेल्टर तो है क्योंकि कैंप लगा हुआ। क्लोथिंग, क्योंकि जो जहाँ है वो सब सामान छोड़ के आ जाते हैं, कुछ लेके आते हैं। फिर मेडिकल किट्स या उनके देख रेख की दवाइयाँ। फिर अभी इतना ही दिमाग में आ रहा है। दोबारा रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे जब उनका ठीक ठाक हो जाएगा तो पहुंचाएंगे? जी सर, ये बात का इनमें ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये वाला ढूंढूंगा सर, रिहेबिलिटेशन। निशांत राय जी, भोजपुर आपका जिला है? जी सर। आप अपने जिले के बारे में कुछ बताइए। सर अगर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखें तो वीर कुंवर सिंह जी यहीं से बिलोंग करते थे ना, उस समय तो जिला था ही नहीं। तो शाहाबाद रेंज में आता था। रेंज क्या होता है? तो शाहाबाद जिला था उस समय, 4 जिलों के मिला के एक डिवीजन था सर। जब कुंवर सिंह जिस समय युद्ध लड़ रहे थे, उस समय 4 जिलों को मिला के डिवीजन बनाया गया था। सर 4 जिलों, मतलब 4 जिलों की बाउंड्री को सर शाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो वो 4 जिले कौन थे? सर रोहतास। ये सब जिले उस समय थे ही नहीं। कैसा? एक ही जिला था जिसका नाम था शाहाबाद कैसा उस समय।
सर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में आयरन देवी तो आरा ये भोजपुर कब बन गया? सर 1972 के आसपास। ठीक है, तो शाहबाद के फिर कई जी सर। विभाजन हुए जिसमें एक आपका जिला है। जी सर। यहाँ की कुछ विशिष्ट बातें बताइए, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को या यहाँ के इतिहास के बारे में। एक तो आपने बताया वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह जब युद्ध लड़ रहे थे तो वो एक समय अंग्रेजों का पीछा करते हुए एक नदी में नाव से जा रहे थे। कौन सी नदी थी? सर गंगा नदी से आ रहे हैं। गंगा नदी। कितनी दूर गंगा नदी आपके जिले से? एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है सर, सॉरी। अरे आपके जिले से सट के नदी बहती है, डाटा याद करने की क्या जरूरत होता है? आप कहिए कि हमारे जिले के पास से होकर गुजरती है। इंटर भी करती है सर, इंटर भी करती है, फिर एग्जिट करती है, हाँ। तो टोटल डिस्टेंस नहीं है। तो कौन सा डाटा याद नहीं है आपको, बताइए। सर हमें लगा कि अप्रोक्सीमेट लेंथ आप पूछ रहे हैं कि कितना लेंथ। गंगा का लेंथ हम क्यों पूछेंगे, चलिए पूछ ही लेते हैं। गंगा की नदी की कुल लंबाई कितनी है? ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ये भी पूछा जा सकता है। सर 445 किलोमीटर है सर। 445 किलोमीटर। कहाँ से शुरू होती है गंगा नदी? सर गंगा नदी बक्सर जिले के चौसा से स्टार्ट होती है। अच्छा, आप बिहार के अंदर बता जी रहे हैं, सर। मुझे लगा कि पूरे गंगा का पूरी लंबाई बता रहे हैं। चलिए ठीक है। गंगा नदी में कुछ नदियां तो उत्तर से आके मिलती हैं, कुछ दक्षिण से मिलती हैं। कौन सी नदियां उत्तर से मिलती हैं, कौन सी नदियां दक्षिण से? सर नॉर्थ से घाघरा मिलती है, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला आपस में मिलके फिर बाद में कोसी में मिलती है, फिर कोसी गंगा में मिलती है, फिर महानंदा मिलती है। नॉर्थ से ये रिवर्स मिलती हैं सर। और दक्षिण से भी कोई नदी आती है? यस सर। कौन सी नदी है? सर कर्मनासा नदी है, सोन नदी है, फिर पुनपुन है, फाल्गु है, और अजय रिवर है सर। ठीक है। तो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सिविल इंजीनियर के तौर पे आप किसानों को मिट्टी के बारे में भी बता पाएंगे। तो आपसे मान लीजिए कि आप सफल हो गए हैं, आ गए हैं, और किसान आपसे पूछने आ रहे हैं कि सर ये हमारा मिट्टी के बारे में हमें जानना है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं, कितने पायराइड्स हैं, कौन से सॉल्ट्स हैं, तो कैसे बताएंगे आप उसको? सर नेक्ड आई से हम सिर्फ उसका टाइप्स बता सकते हैं सर। क्या बता सकते हैं? टाइप्स कितने कौन सा प्रकार है, या कौन सी आई से? मतलब खुली आंखों से सिर्फ देख के फर्स्ट इंस्टेंस पे। हाँ, तो कोई बता देगा ना सर। इसके लिए लैब टेस्टिंग भी होती है। तो ये लैब टेस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है मिट्टी के जी सर टाइप्स की? जी सर। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो सिविल इंजीनियरिंग में जो मिट्टी के बारे में सिखाया जाता है, मिट्टी का टेक्सचर, इलास्टिसिटी, कंपोजिशन, ये सिखाया जाता है, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट सिखाया जाता है? न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट नहीं सिखाया जाता है सर। तो कैसे किसानों को बताएंगे सर? सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ करके जैसे कोई भी मिनरल है, किस वजह से इस सॉइल का इतना स्ट्रेंथ है, क्या है, कैसे, मतलब कौन सा मिनरल इसको इतना स्ट्रेंथ दे रहा है, उस मिनरल के बेसिस पे एसिडिक है कि बेसिक है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। उसका एग्रीकल्चरल इम्प्लीकेशन आपको नहीं पढ़ाया जाता है? नहीं आपको सर। उसका टेंसाइल, इलास्टिसिटी, कंपोजिशन, स्ट्रेंथ, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिसका कि एग्रीकल्चर किसानों के लिए कोई उसका उपयोग नहीं है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है। और एक बाढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एक ऐसा कदम बताइए जिसको उठाने से ये समस्या पर काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर ये एक नेचुरल डिजास्टर। आप सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियर होने के नाते आपके जिम्मे काम दिया गया, कौन सा एक कदम उठाएंगे जिसके चलते बाढ़ की विभीषिका थोड़ी कम हो पाएगी? सर सबसे पहले एज ए सिविल इंजीनियर सर, जितने भी जैसे रैम्पेट बहुत सारे एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट हुए हर नदी पे, ऑलमोस्ट हर नदी पे, इससे खुद का जैसे रिवर होती है अपने नेचुरल कोर्स में सेल्फ ड्रेनेज का भी काम करती है। जब बाढ़ खत्म होता है सर, पानी उसकी वजह से काफ़ी रुक जाता है, तो एम्बैंकमेंट अगर तो सब तोड़ के हटा देंगे? सारा नहीं सर, जहाँ अगर ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मैपिंग करके अगर पता करें कि यहाँ चीज़ें ज़रूरत नहीं है, वो हम हटा सकते हैं सर एम्बैंकमेंट्स। उससे हद तक एक तो इतना अरबों रुपए खर्च करके उसको बनाया गया, आप उसको हटवाएंगे सर? उसी की वजह क्यों से बनाए? उसी की वजह से बढ़ा रही है? नहीं सर, प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या होती है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस रिवर हो वहां पर, या यहाँ बिहार की नदियाँ, सिल्टेशन इज ए बिग प्रॉब्लम। वहाँ भी डिसिल्टिंग का काम नहीं किया जा रहा था, चूंकि पहले पाकिस्तान पसंद नहीं करता था, अब हमने उसको एवेंस में रखा है, तो डिसिल्टिंग पहली बार जाके वहाँ स्टार्ट हुई। यहाँ भी नदियों में जो क्या बोलते हैं उसको, गाद बोलते हैं ना,
सिल्ट जो जमा हो जाते जी हैं सर। उसकी वजह से असर पड़ता है नदियों के बहाव पे और बाढ़ के लिए, तो ये एक बड़ी समस्या। ठीक है, थैंक यू। जर्मनी से काफ़ी, हॉलैंड से महंगी मशीनें मंगाई गई हैं डिसिल्टिंग के लिए, लेकिन उनको हैंडल करना भी मुश्किल हो रहा है, खराब हो जाता है। ओके, आपकी मदर और आपकी सिस्टर आपकी आइडियल है, जी सर। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? मतलब कि क्या ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं और क्या लर्निंग है कि आप ऐसा कह रहे हैं? सर मुझे ये चीज़ याद नहीं है, मैं दूसरे लोगों से सुनता हूँ। मेरी जो सोशलाइजेशन हुई थी, परवरिश मेरी माँ ने स्कूल में पढ़ाते हुए करी है सर। मेरे ऊपर काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और सारे चैलेंजेस से लड़ी। जैसे गांव की पहली महिला ग्रेजुएट हैं वो, पहली महिला शिक्षक है वो, और पहली महिला है जो जॉब में थी। और उस समय काफ़ी पैट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई की उस परिवेश में भी। तो इस वजह से, और अभी भी सर वो मेरे लिए बहुत इमोशंस हैं उनके, या हर जब भी मैं डाउन होता हूँ तो काफ़ी मोटिवेट करती हैं, हर वक्त साथ रहती है और कभी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं निकालती, हमेशा मोटिवेट करती हैं। तो आप किस बातों पे डाउन होते हैं तकरीबन? तो क्या 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 ऐसे इश्यूज होते हैं? सर जैसे एक मैंने वीकनेस भी लिखी है, ओवर थिंकिंग मुझे होती है कभी कभी, तो वो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ सर। काफ़ी हद तक भी सुधरी है, लेकिन कभी कभी फ्यूचर का सोच के एंग्जाइटी, या पास्ट में जो भी हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, अगर ये ना होता तो ऐसे कैसे होता, तो ये चीज़ें मेरे में हैं अभी सर। ओके, और सिस्टर के लिए? तो सिस्टर भी उस समय सर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है सर, थी उस समय। जैसे दो कोचिंग राइवल्स की, वो थोड़ी टैलेंटेड थी कि, तो कुछ बच्चों को लेके कि ये हमारे कोचिंग में पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, तो इसकी वजह से वो लोग काफ़ी टॉर्चर उनको सहना पड़ा, उन दोनों कोचिंग के डायरेक्टर्स या जो भी गैंग था उनकी वजह से। तो वो 7वीं क्लास से कोचिंग जाना 8वीं क्लास से छोड़ दी। फिर सर 12th तक भी उन्होंने घर से पढ़ाई की, काफ़ी रिजिलियंस दिखाई, और 5th स्टेट टॉपर थी सर, 5th रैंक था उनका, और अब भी सब इंस्पेक्टर हैं। तो काफ़ी उनकी मेहनत देख के, इतने चैलेंजेस के बाद भी सर डट कर खड़े होना और आगे बढ़ना, ये चीज़ें काफ़ी इंस्पायर करती हैं। तो आप मेंटली टफ हैं आप बता रहे हैं, और उधर कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो मेंटली टफ होने का मतलब कैसे कोरिलेट होगा इसके साथ? सर मेंटली टफ मतलब सर, ये चीज़ें कभी कभी निगेटिव इम्पेक्ट करती है, लेकिन ओवर थिंकिंग मुझे परेशान तो थोड़ा बहुत करती है, लेकिन मेरे परफॉर्मेंस आउटकम, मेंटल टफ का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई तकलीफ होती है तो उसे बाउंस बैक कर जाते हैं जल्दी। सर ये बाउंस होती बैक हो गए आप जल्दी, तो यानी कि फिर ओवर थिंकिंग किस बात की है? सर अगर मान ओवर लो कोई नेगेटिविटी हुई पास्ट में, या कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपने अपने मेंटल एजिलिटी से और मेंटल टफनेस से बाहर आ गए, जी तो सर। ओवर थिंकिंग तो फिर खत्म हो गई। जी सर। तो या तो वीकनेस ओवर थिंकिंग नहीं है या मेंटल टफनेस नहीं है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर जैसे अलग अलग सिचुएशन से मैं अच्छा देखता हूँ अच्छा, सर। ओके, सिचुएशन राइट। अभी सरकार कुछ रूल्स अमेंडमेंट कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ज़रिए बहुत डीप फेक्स हो रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, इम्पर्सनेशन, डिजिटल इम्पर्सनेशन हो रहा है, और इलेक्शंस को भी काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार की खूब सारी चीज़ें हो रही हैं, वायलेशन हो रहा है प्राइवेट राइट का। तो गवर्नमेंट लेके आ रही है, क्या वो रूल है जो लेके आ रही है, उससे क्या होगा और क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं? सर इसके बारे में मैं अभी जानकारी नहीं है सर। अगर आप होंगे, सरकार को सलाह देंगे तो क्या देंगे? सर इन सब चीज़ों को निपटने के लिए आप क्या बताएंगे? सर एक स्पेशल सेल बनाने के लिए जो सिर्फ 24/7 सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करें कि कौन सी चीज़ें डेरोगेटरी है, कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए समाज में, क्या गलत है, और कौन सी चीज़ें हैं जो चल सकती है। जैसे PIB फैक्ट चेक करती है, ऐसे AI भी इमेजेस या सारी चीज़ें फेक है या रियल, फेक है, लेकिन जो डेरोगेटरी इसमें है। इंडल्ज होता है उनके लिए क्या पेनल्टी हो सकती है? पेनाल्टी की प्रोविज़न सर लेवल पे डिपेंड करेगा, किस तरह के और अगर कुछ मान लो कि उन्होंने चढ़ा दिया, नेट पे चढ़ा दिया, तो उसको हटाने की भी कुछ लिमिट है जो नए प्रोविजंस में लाया जा रहा है? सर नए प्रोविजंस के बारे में या आइडिया नहीं कितने है। देर में निकालना चाहिए आपके हिसाब से? कोई गलत कंटेंट चढ़ा दिया गया जो कि AI से बनाया गया, जनरेट किया गया,
सर आई थिंक 24 आवर्स। 24 आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? कितना डैमेज हो चुका होगा? सर सरकार के पकड़ में भी आनी चाहिए चीज़ें, कभी कभी सर्कुलेट हो जाती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को लेट पता चलता है। नहीं, मान लो सर्कुलेट हो गई और निगाह में आ गई, तो कितने घंटे चाहिए हटाने के लिए? क्या स्टिपुलेशन होनी चाहिए? सर मैक्सिमम 24 आवर्स, मिनिमम अगर जब पता चले तब आप हटा सकते। ओके, आगे चलते हैं। जी सर। बिहार में टूरिज्म का बहुत स्कोप है जी सर। और उससे रेवेन्यू भी बहुत बढ़ सकता है, जी सर। और बिहार की छवि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे जा सकती है। जी तो सर। क्या आपके सुझाव होंगे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके? सर कल्चरल रिवाइवल, सर हमारी एंशियंट हिस्ट्री को लार्ज स्केल पे प्रमोट करना, डेलीगेशंस भेजना, इनवाइट करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम टूरिज़्म के लिए। उसके पहले सर हमें पहले खुद के टूरिज़्म सेंटर्स हैं, खुद के टूरिज़्म जो भी प्लेसेस हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना होगा हमें। वहाँ पे जो भी रहने सहने खाने या फिर जो भी इंटरलिंकेजेस है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। तो और क्या कर टूरिज्म सकते हैं? अट्रैक्शन हो सकता है सर। एग्रीकल्चर के बढ़ावे कैसे हो सकते हैं? एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए तो कैसे कर सकते हैं? सर जब कितने फ्रैगमेंटेड लैंड्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इरिगेशन है और दिक्कतें तो हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है? माइग्रेशन हो जाता है। सर उन दिक्कतों को जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, या फिर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना एग्रीकल्चर में, अब ये नॉर्मलाइज करना चाहिए धीरे धीरे सर, फार्मर को अवेयर करके। जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, जैसे नैनो डीएपी हो गया सर, आपने बताया नैनो यूरिया, ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम बढ़ावा दे सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग प्रमोट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रमोट कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर। ये ठीक है, थैंक यू। आप अच्छे कैंडिडेट हैं, बट और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। गुंजाइश है आपके नॉलेज जो है ना, जो थोड़ा सा और ब्रशअप करना पड़ेगा, और चीज़ों को बताने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड आंसर देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड आंसर का मतलब समझते हैं? कोई भी इशू लिया, उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको लिख लिया, जी सर। है ना, 6-7 पॉइंट, 4-5 जो भी पॉइंट है उसको लिख लिया, फिर उसको आप बार बार देखेंगे, तो जैसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तुरंत रिलेटेड जवाब तुरंत आपके दिमाग में आएगा। तो इसमें क्या है कि आपको कम समय में आप प्रभावी जवाब दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको फोकस बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ें, जी सर। बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाउंड्रीज, इंटरनेशनल, प्लस उसके बाद जो स्कीम्स बिहार में हैं, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, कुछ स्टेट के अपने स्कीम्स हैं, ठीक है, जी सर। जिसमें विमेन एम्पावरमेंट है, फार्मर्स के लिए है, यूथ के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए है ना, रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों को आपको एक बार देख लेना पड़ेगा, और सबका इसी हिसाब से पॉइंट बना। एंड आपको न्यूज़पेपर बिहार एडिशन जरूर देखना है। आपका कब है सर? 19 फरवरी। इसी 19 को जी है, सर। तो आप ये टाइम है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान कीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपको और ब्रशअप करना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। जो आप बीच में ये हो जा रहे हैं ना, नॉलेज थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। जो थोड़ा सा टाइम बचा है ना, उसको कुछ काफ़ी समझदार और सीरियस स्टूडेंट्स के साथ गहन डिस्कशन में बिताइए। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, एकदम से इस तरह से कोरिलेट करने पे वो बात सटीक नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उस बात को उठाया। जैसे आपने कहा शाहबाद में तब 4 जिले थे, अब ये उस समय एक ही बड़ा सा पूरा एक ही जिला था, जो बाद में फिर कई टुकड़ों में टूट के बनाया गया था। तो उस समय इनका अस्तित्व नहीं था। बोलते समय काफ़ी सावधानी के साथ बोलना है। सावधानी इन द सेंस कि एक हैबिट की बात होती है। जानते तो आप सब कुछ हैं, हैबिट पड़ी होती है, हम लोग अनौपचारिक तरीके से कुछ भी बोलते रहते हैं दोस्तों के बीच में। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना है, ताकि जो बातें बोले वो तार्किक हों, ठीक है ना, रूटेड रियलिटी हो, रियलिस्टिक हो, रूटेड इन रियलिटी हो। ये चीज़ का ध्यान बस रखने की जरूरत होती है। जानते तो आप हैं ही। उसका अभ्यास करने के लिए ना फॉर्मल डिस्कशंस में, जैसे बेकार के गपशप करने वाले दोस्तों के बीच में दिन भर समय गुजारने के बजाय गंभीरता से चीज़ों पर कैसे बोलें, कैसे सटीक शब्दों का प्रयोग करें, इसका थोड़ा सा अभ्यास बढ़ा दीजिए। बाकी सब ठीक है, यू आर ए गुड कैंडिडेट।
डूइंग क्वाइट वेल। ओके, ज़्यादा कवर हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया कवर आपके लिए। ड्रेस आपकी ठीक है, और थोड़ा इंथ्यूज़ियाज़म और एनर्जी ये लेके आइए अपनी बातचीत के अंदर। काफ़ी अच्छे जवाब दे रहे हैं आप, लेकिन इंथ्यूज़ियाज़म होना चाहिए। और न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो सवाल मैंने आपसे पूछा, लेबल्स को करना होगा जो भी अपलोड करते हैं एआई मटेरियल, फोटो रियलिस्टिक एआई कंटेंट जो है उसको लेबलिंग करना, सरकार की क्या पॉलिसी आ रही है उसके ऊपर आप आज के पेपर में ये है तो उसको देखिए आप। तो कोई भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो 2-1 दिन का पेपर उस दिन का खास तौर पे पढ़ के जाइए, कोई ना कोई सवाल पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। सर चश्मा ये चल जाएगा वहाँ पे या फिर थोड़ा सा बदला? अनौपचारिक तो लग रहा है। कलर इसका थोड़ा सा ये है, तो ब्लैक हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये और बहुत सर जैसे एक और मॉक में जैसे वो फीडबैक सर मिला था कि एनर्जेटिक होने के लिए, मुझे अंदर से लगता है कि मैं ठीक हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ या फिर बोल रहा हूँ, लेकिन सर बाहर से फीडबैक मतलब मुझे नहीं लगता मतलब सर एनर्जेटिक जैसे किस लेवल पे कैसे, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर आपकी दीजिए please। आवाज़ बहुत धीरे है, ऐसे जैसे बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन हो रही है आपकी। जी सर। आप कहिए कि सर इसके बारे में मैं और जानना चाहूँगा। मेरी मदर ने मुझे बड़ा प्रभावित किया है। शी वॉज अ टीचर, शी वॉज द फर्स्ट टीचर इन द स्कूल इन आवर विलेज। इस प्रकार से बात करिए। जी सर। मेरी मदर टीचर थी, ऐसे करके बात नहीं करना। आपका जो लहजा है वो बहुत डल है। तो ये और बोलते समय ना एक टायर्ड और स्लीपी पर्सन कैसे बात करता है, और एक पर्सन जो कि अच्छे से नींद में है, अच्छे से खाना खाया, चुस्त दुरुस्त है, तो वो ये बोलता आपके है। लिए एक ओकेजन है, ठीक है, जी सर। ये बार बार नहीं आता है, तो उसका फायदा उठाइए आप ओकेजन का। एक भाई आपको मौका मिला है, या कैसे आप किसी मौके को कैसा चाहते हैं कि भाई उसको पूरा इस्तेमाल करें, तो थोड़ा वो आपकी खुशी होनी चाहिए आप, है ना, वो वहाँ ऊर्जा दिखेगा, ठीक है ना। सो फॉर्मल और क्रिस्प बातचीत करने का फिर से अभ्यास शुरू कर दीजिए। जैसे सर मैंने शुरू में कुछ मॉक्स दिए, उसमें मैंने मेरा मीडियम इंग्लिश था सारे, जैसे एकेडमिक्स मेरा था शुरू से इंग्लिश मीडियम था, लेकिन सर कुछ मॉक्स में उन्होंने बोला कि जिस शब्द में चाहे जिस भाषा में वो स्टार्ट करे उसी भाषा में आपको बोलना पड़ेगा। सही तो बताया। हिंदी सर, हिंदी में थोड़ी बहुत नहीं, हिंदी मैं में उस कोई समय तो नहीं ऐसा बताऊंगा, देखिए। अभी सर बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो एकेडमिक वर्ड्स को हिंदी में बोलना। नहीं तो आप हिंदी में है, हिंदी में जब आप बोलते हैं यस तो ऐसे कोई वर्ड है वो आप इंग्लिश में बोल दीजिए, उसमें तो कोई मना है नहीं। टेक्निकल वर्ड्स, जार्गन, ये सब Technical है, सेंटेंस फ्रेमिंग में सर। आरा जिला के आप हैं और सेंटेंस फ्रेमिंग अब नहीं कर सकते हिंदी में, तो बड़ी अजीब बात लगती है। कई तमिलियंस को मैं जानता हूँ, शशि थरूर अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो मलयालम के हैं, केरल के हैं। डॉक्टर रंगनाथन तमिल हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो बिहार का आदमी को सेंटेंस फ्रेमिंग हिंदी में नहीं आ रहा। भोजपुरी से सर डायरेक्ट हिंदी प्लस इंग्लिश में अचानक से वो हो गया कॉलेज में नहीं, सर। आपका वैसे कोई यहाँ बाइंडिंग नहीं है, अगर आप चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं, उससे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं हिंदी में मिलता है ना इंग्लिश में मिलता है, उसका ये तो दिमाग से हटा दीजिए। यह है कि आप अपनी बातों को सहजता से किस भाषा में रख सकते वो रखिए। हाँ, अगर मेंबर में से किसी ने कोई हिंदी में पूछ दिया और आप चाहते हैं कि हिंदी में जवाब दे सकते हैं, तो आप हिंदी में जवाब दीजिए, उसमें बोल दीजिए कि सर हो सकता है कुछ टेक्निकल वर्ड में इंग्लिश में बोल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है आपको। जी सर। जरूरत है कि आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, आप कितना बढ़िया कम्युनिकेट कर सकते हैं किस लैंग्वेज, दैट इज मोर। ठीक है, चलो, थैंक यू सर।